जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों आज की यह घटना उत्तर प्रदेश में रहने वाली वर्षा जी के साथ घटी है। दोस्तों वर्षा जी बताती हैं कि अभी मैं बीए फाइनल की पढ़ाई कर रही हूँ। वर्षा जी बताती हैं कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है और मेरे मायके में मैं, मेरा एक छोटा भाई और मेरे मम्मी पापा हैं। मेरे मायके की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। वर्षा जी बताती हैं कि मेरे पापा एक प्राइवेट जॉब करते हैं, उससे इतना पैसा नहीं मिलता है कि हम बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ाई कर सके या मेरा भाई बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सके। वर्षा जी बताती हैं कि मेरे पापा की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम लोग अच्छी पढ़ाई कर सके, हमारी अच्छी परवरिश हो सके। बस मेरे पापा इतना ही कमाते हैं जिससे हम 2 वक्त का भरपेट भोजन कर पाते हैं और थोड़े बहुत जो पैसे बचते हैं उनसे मेरी और मेरे भाई की फीस भर जाती है। मैं अपने पापा को दुखी होता देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होती थी। यही सोचकर मैंने छोटे बच्चों को, कुछ 3-4 बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं तो कम से कम ट्यूशन पढ़ाकर मैं अपनी पढ़ाई का खर्च तो निकाल पाऊंगी। पहले मैं 3-4 बच्चों को ही अपने घर पे ही ट्यूशन पढ़ाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे 1-2 महीने बीतने के बाद वर्षा जी बताती हैं कि मुझे एक आंटी ने बताया कि एक भैया है जो बोल रहे हैं कि उन्हें घर पे ही बच्चों को ट्यूशन पढ़वानी है और ऐसे ही 4-5 बच्चे मुझे और ट्यूशन पढ़ाने के लिए मिल गए। वर्षा जी बताती हैं कि मुझे ट्यूशन से लगभग 3-4 हजार रुपए मिल जाया करते थे। उन्हीं पैसों से मैं अपनी पढ़ाई की फीस भरती थी और थोड़े बहुत जो पैसे बचते थे मैं अपने पापा को दिया करती थी। वर्षा जी बताती हैं कि उन 3-4 हजार रुपए को देखकर मैं इतना खुश होती थी कि वह 3-4 हजार रुपए मुझे लाखों में लगते थे और मैं बहुत ज्यादा खुश होती थी कि मैं अपने पापा की कुछ मदद कर पा रही हूँ। वर्षा जी बताती हैं कि ऐसे ही समय बीत रहा था, पर इसी बीच मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं चाहकर भी अपने जीवन में भूल नहीं सकती। मैं उस घटना के बाद आश्चर्य थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों वर्षा जी बताती हैं कि मैंने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा होते हुए नहीं देखी। मेरे पास पड़ोस में आंटी और भाभी भी कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं किया करती थी। हाँ, पर मैंने लड्डू गोपाल के बारे में सुना जरूर था, लेकिन मैंने उनको कभी देखा नहीं था, न ही मुझे लड्डू गोपाल से कोई प्रेम था, कोई लगाव था। वर्षा जी बताती हैं कि एक रात मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी। मैं सो रही थी, रात का समय था, तभी मैं एक चौंका देने वाला सपना देखती हूँ। मैं अपने सपने में देखती हूँ एक सुंदर सा छोटा सा 2 से 3 वर्ष का बच्चा, उसकी सांवली सी सूरत, सर पे मोर मुकुट, कमर में करधनी और हाथ में बांसुरी लिए बहुत ही सुंदर सा बालक मैं अपने सपने में देखती हूँ। वर्षा जी बताती हैं कि वह सुंदर सा बालक मेरी आंखों के सामने खड़ा था और वह मंद मंद मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। वर्षा जी बताती हैं कि मैं उस बच्चे को, उस सांवली सी सूरत वाले बालक को एकटक निहार रही थी, लेकिन तभी अचानक से मेरी आंख खुल जाती है और मेरा सपना टूट जाता है। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं देखती हूँ, अरे मैं तो सपना देख रही थी और मैं उसे सपना समझकर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। पर 3-4 दिन के बाद मैं फिर से वही सपना देखती हूँ। फिर से मैं अपने सपने में उसी बच्चे को देखती हूँ, सांवली सी सूरत, मंद मंद मुस्कान, और वह बच्चा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। वर्षा जी बताती हैं कि मैं लगातार 2 दिन तक यही सपना देखती रही, लेकिन इसके बाद मैंने आगे कुछ भी नहीं देखा। मैंने इसके बारे में अपनी मम्मी को भी बताया। मम्मी ने कहा कि बेटा होगा कोई, तुम्हारा ध्यान उधर उधर बच्चों में रहता है, तुम बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हो, ट्यूशन पढ़ाती हो, इसी वजह से तुम्हें बच्चों का ध्यान बना रहता है, इसी वजह से तुमने सपना देखा है। वर्षा जी बताती हैं मैं फिर से उस सपने पर ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन फिर से मैं तीसरी बार वही सपना देखती हूँ और फिर से मैं उसी बच्चे को मुस्कुराते हुए अपने सपने में देखती हूँ। वर्षा जी बताती हैं कि इस सपने के बाद मुझे टेंशन हो गई। मैं सोचने लगी थी कि मैं ऐसा सपना क्यों देख रही हूँ, बार बार मैं अपने सपने में उसी बच्चे को देख रही हूँ। आखिर वह बच्चा कौन है जो मेरे सपने में आ रहा है। वर्षा जी बताती हैं कि ऐसे ही 2-3 दिन और बीत जाते हैं। मैं फिर से वही सपना देखती हूँ और उसी बच्चे को अपने सपने में देखती हूँ। इसके बाद मैं अपने सपने में ही ध्यान से देखती हूँ कि यह बच्चा तो वहीं पर खड़ा है जहाँ पर मैं कोचिंग पढ़ाने के लिए जाती हूँ। यह तो वही जगह है जहाँ पर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाया करती हूँ और ये तो उन्हीं अंकल का घर है जिनके घर पे मैं प्रतिदिन बच्चों को कोचिंग पढ़ाने जाती हूँ।
यह सोचकर वर्षा जी बताती हैं कि मैं डर जाती हूँ। पर आज के सपने में सबसे आश्चर्य कर देने वाली बात यह थी कि वह बच्चा मुझे देखकर वैसे मुस्कुराया करता था, लेकिन आज उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह बच्चा मेरी तरफ देखकर रो रहा है। वर्षा जी बताती हैं कि मुझे उस बच्चे को देखकर बहुत दुख होता है और मैं सपने में ही सोचने लगती हूँ कि आखिर वह बच्चा कौन है और मुझे बार बार सपने में दिखाई क्यों दे रहा है। बार बार उसी बच्चे को अपने सपने में देखना, उस बच्चे को देखकर मैं मुस्कुराती थी और वह बच्चा भी मुझे देखकर मुस्कुराया करता था, लेकिन आज तो वह बच्चा मुझे देखकर रो रहा था। वर्षा जी बताती हैं कि आज तो मैं डर ही गई थी और आश्चर्य भी थी कि आखिर यह बच्चा कौन है। इसके बाद मैंने फिर से अपनी मम्मी को इस सपने के बारे में बताया कि मम्मी, मैं फिर से बार बार वही सपना देख रही हूँ और मैं अपने सपने में उसी बच्चे को देख रही हूँ। और आज तो मम्मी वह बच्चा मुझे देखकर रो रहा था। और मम्मी, सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि यह बच्चा वही स्थान पर खड़ा है जहाँ पर मैं प्रतिदिन बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के लिए जाती हूँ। मुझे परेशान देखकर मेरी मम्मी भी परेशान हो जाती हैं कि आखिर मुझे ऐसा सपना बार बार क्यों आ रहा है। वर्षा जी बताती हैं कि मैं फिर से अगले दिन उन अंकल के घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए गई और उस जगह को देखकर बार बार मुझे अपने सपने की याद आ रही थी। मुझे बार बार अपना सपना याद आ रहा था। तभी मेरी नजर उस रूम के सामने पड़ती है जिस रूम के सामने मैं प्रतिदिन अपने सपने में उस बच्चे को देखा करती थी और मैं लगातार उस कमरे की तरफ ही देख रही थी। तभी उन अंकल के बच्चे मेरे पास जो ट्यूशन पढ़ रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि बेटा, इस कमरे में कौन रहता है। तब उस बच्चे ने बताया कि उस कमरे में कोई भी नहीं रहता, वह स्टोर रूम है। हम अपने घर का सामान उस कमरे में रखते हैं, जो भी कबाड़ का सामान होता है वह भी हम स्टोर रूम में ही डाल देते हैं। वर्षा जी बताती हैं कि अब मैं बार बार उसी रूम की तरफ देख रही थी। अब वर्षा जी बताती हैं कि उस कमरे को देखकर मुझे डर भी लग रहा था कि इस कमरे में आखिर ऐसा क्या है जो मैं अपने सपने में देखती हूँ और उस बच्चे को मैं रोता हुआ अपने सपने में देखती हूँ। वर्षा जी बताती हैं कि इसके बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं अपने घर वापस आ जाती हूँ और उस रूम के बारे में सारी बात अपनी मम्मी को बताती हूँ। तभी मेरी मम्मी कहती हैं कि देखो बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम वहाँ पर बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के लिए जाती हो, तुम्हारा ध्यान वहीं रहता है, इसीलिए तुम अपने सपने में बच्चे को रोता हुआ देखती हो और वही स्थान देखती हो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यह विश्वास था कि ऐसा नहीं हो सकता, इस सपने की वजह तो जरूर ही कुछ और है। वर्षा जी बताती हैं इसके बाद मैं रात्रि में सो जाती हूँ और वर्षा जी बताती हैं कि उस रात में एक ऐसा सपना देखती हूँ जो मैंने आज तक नहीं देखा है और मैं अपने सपने में उसी रूम को देखती हूँ। मैं सपने में देखती हूँ कि उसी रूम में एक बड़ा सा घड़ा है और उस घड़े में वही बच्चा बैठा रो रहा है। उस बच्चे की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे हैं, वह लगातार रो रहा है। उस बच्चे का शरीर पूरा काला पड़ चुका है, वह बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है और वह बच्चा रोते हुए मुझसे कह रहा है कि दीदी, मुझे इस घड़े से बाहर निकालो, मुझे इस घड़े से बाहर निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरा दम घुट रहा है, मैं बहुत दिनों से इस घड़े में बंद हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत बरसों से इस घड़े में बंद हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैंने इतने बरसों से कुछ भी नहीं खाया पिया, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। वर्षा जी बताती हैं कि उस बच्चे को रोता हुआ देखकर मैं सपने में ही रो रही थी, मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और तभी अचानक से मेरी आंख खुल जाती है और मेरा सपना टूट जाता है और मैं देखती हूँ कि मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। अब मैं जोर जोर से रोने लगती हूँ क्योंकि उस बच्चे की छवि मेरी आंखों से ओझल ही नहीं हो रही थी। वह सुंदर सा मुखड़ा, मोटी मोटी आंखें, उनसे आंसू बह रहे थे, वह मुझे भूल ही नहीं पा रहा था, उस मुखड़े को मैं भूल ही नहीं पा रही थी। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी मम्मी भी उठ जाती हैं और मुझसे पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ, इतनी रात गए तुम क्यों रो रही हो। और मेरी मम्मी मुझसे कहती हैं कि वर्षा तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ है, कोई तुमने डरावना सपना देखा है क्या। वर्षा जी बताती हैं कि तब मैं अपनी मम्मी को अपने सपने की सारी बात बताती हूँ। मेरी मम्मी भी मेरी सपने की बात सुनकर चौंक जाती हैं, आश्चर्य रह जाती हैं कि मैं बार बार ऐसा सपना क्यों देख रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और मुझे देखकर मेरी मम्मी परेशान हो रही थी। वर्षा जी बताती हैं कि उस बालक को देखकर मैं ये अंदाजा लगा पा रही थी कि यह भगवान श्री कृष्ण की ही मूर्ति है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को मैंने देखा था, लेकिन लड्डू गोपाल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तभी सुबह होते ही मैं अपनी मम्मी के साथ उन अंकल के घर पे जाती हूँ। थोड़ी देर बैठने के बाद, थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैं उन आंटी से पूछती हूँ कि आंटी,
क्या आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करती हैं? तभी वह आंटी मेरी बात सुनकर चौंक जाती हैं और तभी मुझसे वह आंटी कहती हैं, क्या तुम्हें भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है? आंटी की बात सुनकर मेरी मम्मी कहती हैं, हाँ हाँ, हम भी अपने घर पे भगवान श्री कृष्ण का विग्रह लाना चाहते हैं, इसी वजह से मैंने तुमसे पूछ लिया। मेरी और मेरी मम्मी की बात सुनकर आंटी जी कहती हैं कि नहीं, मेरे घर पे भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं होती, पर हाँ, बहुत पहले मेरे घर पे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल की सेवा पूजा होती थी। पर मेरे जीवन में उनके होते हुए भी एक के बाद एक इतनी अनहोनी हुई, इतनी दुर्घटना घटी। पहले तो मेरी सास हम सबको छोड़कर चली गई, इसके बाद मेरे पति भी एक्सीडेंट में हम सबको छोड़कर चले गए। इन सब के बाद मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, मैं हार गई थी और मैं अब लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं चाहती थी। इस घटना के बाद मुझे भगवान पर से भरोसा उठ गया था, इसीलिए मैं अब बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती हूँ, ना ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करती हूँ। वर्षा जी बताती हैं कि तभी मैं उन आंटी से पूछती हूँ कि आंटी, यह लड्डू गोपाल कौन होते हैं? तभी वह मुझे बताती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहते हैं। तभी मैं उनकी बात सुनकर अचानक से फिर से मैं पूछती हूँ कि आंटी, आपके लड्डू गोपाल हैं कहाँ? और तब वह जो आंटी मुझे बताती हैं, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आंटी बताती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल को उस रूम में बंद करके रख दिया है, मैं उनकी कोई सेवा पूजा नहीं करती, और जब उनकी सेवा पूजा ही नहीं कर सकते तो बाहर रखकर क्या करेंगे, इसीलिए मैंने उस रूम में एक घड़े में बंद करके उनको रख दिया है। वर्षा जी बताती हैं कि उनकी बात सुनकर मैं आश्चर्य थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये मैं क्या सुन रही हूँ। मैं और मेरी मम्मी दोनों ही आंटी की बात सुनकर आश्चर्य थे। तभी मैं कहती हूँ कि आंटी जी, कहाँ हैं आपके लड्डू गोपाल? आप मुझे भी दिखाइए ना, आप मुझे अपने लड्डू गोपाल दिखा सकती हैं क्या? पहले तो वह आंटी मुझे मना कर देती हैं, पर मेरे और मेरे मम्मी के कहने पर वह मेरी बात मान जाती हैं और फिर वह आंटी मुझे उसी रूम की तरफ लेकर जाती हैं जिसे मैं प्रतिदिन अपने सपने में देखा करती थी। तभी मैं और मेरी मम्मी उसी रूम में जाते हैं। तभी वह आंटी लड्डू गोपाल को उस घड़े से निकालती हैं। उन लड्डू गोपाल को देखकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपने सपने की बात को भूल नहीं पा रही थी। मुझे पूरा अपना सपना याद आ रहा था और मुझे यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि मुझे वह सपने में लड्डू गोपाल ही दिखाई दे रहे थे, वह ही मुझे पुकार रहे थे। अब मैं उन लड्डू गोपाल को देखकर आश्चर्य थी, दंग थी। वह लड्डू गोपाल पूरे काले पड़ चुके थे, उनके पूरे विग्रह पर दाग धब्बे पड़ चुके थे। उनको देखकर मैं जोर जोर से रोने लगती हूँ। तभी वह आंटी जी कहती हैं कि बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तभी मेरी मम्मी मेरे सपने की सारी बात उन आंटी को बताती हैं। वह आंटी भी मेरी बात सुनकर आश्चर्य थी, दंग थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मैंने उन आंटी से कहा कि आंटी, यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती हैं तो आप यह लड्डू गोपाल मुझे दे दीजिए, मैं इनकी सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करूंगी। मैं इसे बहुत प्रेम करती हूँ, यह प्रतिदिन मेरे सपने में आते थे। वर्षा जी बताती हैं कि उन लड्डू गोपाल को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो यह मेरे लिए ही यहाँ पर बैठे थे, या मुझे ही पुकार रहे थे और मेरा इनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता है और इनके लिए मेरे मन में इतनी श्रद्धा भक्ति कहाँ से आ गई, ये देखकर मैं आश्चर्य थी। वर्षा जी बताती हैं कि जब मैंने उनको देखा तो देखती ही रह गई। इतनी सुंदर छवि, मनमोहक मुखड़ा और बिल्कुल काले पड़ गए थे मेरे कान्हा। जब मैंने आंटी से उन लड्डू गोपाल को मांगा तो आंटी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जब तुम इनकी सेवा कर सकती हो तो ले जाओ, वैसे भी मैं इनकी सेवा नहीं करती हूँ। वर्षा जी बताती हैं कि इसके बाद मैं खुशी खुशी उन लड्डू गोपाल को लेकर अपनी मम्मी के साथ अपने घर आ गई। मैंने उनको पंचामृत से स्नान कराया, सुंदर वस्त्र धारण कराए, सुंदर श्रृंगार किया, उनको भोग लगाया और उनकी सेवा करते समय मुझे फिर से अपने सपने ही याद आ रहे थे। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे कि मेरे इतनी सुंदर से लाला, मेरे लड्डू गोपाल मुझे कब से पुकार रहे थे और मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वर्षा जी बताती हैं कि मैं बड़े ही प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मेरी मम्मी भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हैं। लड्डू गोपाल के आने के बाद मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई है। मेरे पापा की अच्छी नौकरी लग गई, उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अब हम सभी बहुत खुश रहते हैं। वर्षा जी बताती हैं कि अब मेरी शादी एक अच्छे घर में तय हो गई है। मेरी शादी भी कुछ महीनों में होने ही वाली है। ठाकुर जी की कृपा से अब सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है और मेरे
लड्डू गोपाल हम सबकी जान है, मेरे घर के मुखिया है मेरे लड्डू गोपाल, और मेरे ठाकुर जी मेरे लड्डू गोपाल हर दुख सुख में मेरे साथ रहते हैं और मुझे इसका अनुभव भी होता है। वर्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी प्यारी लीला कथा आपने शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हमारे ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल जिससे अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, जिससे अपनी सेवा लेना चाहते हैं, उसके साथ कुछ न कुछ लीला करके, कुछ ना कुछ चमत्कार करके पहुंच ही जाते हैं। दोस्तों, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो लड्डू गोपाल ने अपनी सेवा का मौका हम सबको दिया है। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।